साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। इसके पहले हम वर्णमाला का 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें आप ये समझ चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है, स्वर क्या है और उसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या है। इसके अलावा आप देख चुके हैं अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन क्या है। यानी आपने जो व्यंजन से संबंधित समस्त चीज़ें हैं वो आपने पहले 2 वीडियो में देख ली हैं। अब आज हम आपके सामने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप एक बार जा करके लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि व्यंजनों के कितने भेद हैं। 3 है, 4 है, 5 हैं, 6 हैं। तो व्यंजनों के कुल 5 भेद है। कितने भेद हैं? 5 भेद है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अयोगवाह। ठीक है, ये कुल 5 है। तो स्पर्श आप जानते हैं 5 वर्ग यानी कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और इसके अलावा अंतस्थ कौन से होते हैं? यारा, लावा, ये 4 अंतस्थ होते हैं। ऊष्म कौन से हैं? शाखा, शाहा, ये ऊष्म है। द्विगुण व्यंजन क्या है? डा और ढ, लड़ाई वाला ड़ा और ढोल वाला ढा, ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। इसके अलावा अयोगवाह, अंग और अह, ये क्या है? ये 2 अयोगवाह है। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक। अब तो आपको पता हो गया कि व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चा व्यंजन का उच्चारण कैसा है? अघोष है, सोघस है, मघोष है, खगोश है। तो आपको पता है कि अघोष और सघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये क्या होता है? अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या होता है? सघोष। जैसे का वर्ग हम ले लेते हैं तो का वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? का और खा। तो का और खा क्या है? अघोष है, जबकि गा, घा, अंगा ये क्या है? सघोष है। इसी तरह से अगर हम चा वर्ग ले तो चा और छा ये क्या है? अघोष है, जबकि जा, झ, इया ये क्या है? सघोष है। तो चा व्यंजन का उच्चारण कैसा होगा? अघोष होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिले तो उसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, समूह, मिलन, संयोग और व्यंजन गुच्छ। लेकिन आपको याद रहेगा कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को हम क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? कितने हैं? 36 हैं, 33 हैं, 35 हैं, 34 हैं। बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, लेकिन हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? 33। अगर स्वर पूछे कितना है तो 11 यानी 11 स्वर। लेकिन अगर पूछे कि कुल हिंदी में वर्ण कितने हैं तो 52 यानी 52 वर्ण। तो अगर इस तरह से आपके सामने प्रश्न आ जाए, ये बहुत पूछा जाता है, ये तीनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि कुल कितने व्यंजन हैं, कुल कितने स्वर हैं और कुल कितने वर्ण हैं। तो ध्यान रखिए, जब वर्ण पूछे कुल वर्ण तो 52, अगर कुल व्यंजन पूछे तो 33, लेकिन कुल स्वर पूछे तो कितने हो गए? 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धा व्यंजन का उच्चारण कैसा है? अघोष है, सोघस है, मघोष है और खगोश है। अगर आप देखिए इस व्यंजन को ध्यान से पढ़िए तो ता, था, द, ध ये क्या है? चौथा वर्ण आ गया। कि कौन सा आ गया? चौथा वर्ण आ गया। और हमने आपको बताया कि पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा, 5वां क्या होता है? सघोष होता है। तो ये क्या है? सघोष है। स्पेलिंग मिस्टेक है, सोघस लिख उठा है, तो क्या होना चाहिए? सघोष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 41, 42, 52, 44। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 यानी 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अगर आप चाहे तो गिनती भी कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग 25। अंतस्थ कितने होते हैं? 4, यारा, लावा। ऊष्म कितने होते हैं? 4, शाखा, साहा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छत, रंग, या, स्रा, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। तो 25 और ये 4, 4, 4 कितने हो गए? 12। 25, 12 कितने होते हैं? 25, 10, 35, 2, 37। 37 हो गए। उसके अलावा अयोगवाह ना, अयोगवाह क्या होते हैं? अंग, अह, अयोगवाह। 37, 2, 39। 39 के बाद ये क्या हो गए? बाकी 2 और कौन से बच गए? ये बच गए द्विगुण व्यंजन, ला, ढ ना। तो ये कितने हो गए?
41। अब इसके साथ जोड़ दीजिए आप 11 स्वर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 52। तो टोटल कितने वर्णमाला में वर्ण हो गए 52। 11 स्वर, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, 2 द्विगुण और 2 क्या हो गए अयोगवाह, और साथ में 25 स्पर्श व्यंजन। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। यही काउंटिंग है इसकी। अगला है बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को कहते हैं। तो अनुतान कहते हैं, संगम कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, बलाघात कहते हैं। तो बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को क्या कहते हैं अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं अनुतान कहते हैं। अगला है जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, सघोष स्वर। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर। यानी किसी वर्ण को बोलने में जब कम मात्रा निकलती है तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं 4, आ, ई, उ, री। और इसके अलावा क्या है जिसको ह्रस्व स्वर से जिसमें दुगना समय लगे यानी दुगनी मात्रा में ध्वनि लगे तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कितने होते हैं 3, आ, ई, उ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, तो ये हो गया। प्लुत स्वर क्या होता है इसमें 3 गुना समय लगता है। हमने बताया ओम में जैसे 3 के आकार का आप अक्षर बनाते हैं, ओम में बीच में ओ और उसके बाद ये 3 का अंक और मा, तो ओम लिखा जाता है। तो ये क्या है प्लुत है। क्या है प्लुत है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत में प्रयोग इसका होता है। ओ कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है, उच्च स्वर है। तो ओ कैसा स्वर है ये दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है ये दीर्घ स्वर है। आगे देखते हैं। अगला है कि घ उच्चारण, घ व्यंजन का उच्चारण क्या है अल्प प्राण है, महाप्राण है, प्रयाग है, प्रस्थान है। अब वही तक हमने आपको बताया अघोष और सघोष। अघोष सघोष में क्या बताया कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या है अघोष है, जबकि तीसरा चौथा पांचवा क्या है सघोष है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया है तो अब बैठा लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा ये क्या होता है अल्प प्राण होता है। कौन कौन सा वर्ण पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है, जबकि दूसरा चौथा क्या है महाप्राण है। जैसे हम का वर्ग लेते हैं तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। तो आप देखिए क कम मात्रा आई वायु की, ख ज़्यादा आई तो का अल्प प्राण, खा महाप्राण, फिर ग कम मात्रा आई, घा ज़्यादा मात्रा आई तो ग अल्प प्राण, घा महाप्राण, अंग कम मात्रा आई तो अल्प प्राण। तो का और उसके बाद ग और अंगा ये अल्प प्राण, जबकि घा और क्या खा और घा ये क्या हुआ महाप्राण। तो ये घा है तो क्या होगा ये महाप्राण होगा। ठीक है। अगला है या कैसा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। ये कचट तप होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ क्या आते हैं या, रा, लावा ये अंतस्थ होता है। और ऊष्म क्या है श, ख, शाह, श, ख, स, न, हा ये क्या है ऊष्म है। और संयुक्त क्या होते हैं छ, त्रंग, ज्ञा, स्र ये संयुक्त होते हैं। तो यह समझ में आ गया कि क्या हो गया ये या अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं 23, 23, 24, 25 ना, 2 ऑप्शन सेम दे दिया है। जबकि आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं कचट तप यानी 5 वर्ग ये जो होते हैं पचम 25 25 ये 25 क्या होते हैं स्पर्श वर्ण होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छ, क, थ, फ ध्वनियाँ हैं, अघोष हैं, सघोष हैं, प्रघोष हैं, खघोष हैं। तो आपको पता है कि पहले और दूसरा क्या होता है वर्ण अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष है। अगर आप देखें का पहला वर्ण है, चा छा में छा दूसरा वर्ण है, ता था में था दूसरा वर्ण है, पा फा में फा दूसरा वर्ण है। तो ये सब क्या है या तो पहला वर्ण है या तो दूसरा वर्ण है। तो पहला वर्ण या दूसरा वर्ण होगा तो क्या होगा अघोष होगा। 14वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन समूह, व्यंजन गुच्छ, संयुक्त व्यंजन, वियुक्त व्यंजन। तो जब कोई व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और आप वर्णमाला क्रम में संयुक्त व्यंजन जानते हैं ना। शाखा साहा के बाद छ, त्रंग, ज्ञा, स्रा। तो छ, त्रंग क्षत्रिय वाला छ, त्र त्रिशूल वाला ज्ञा से ज्ञानी और स्र ना श्रीमान वाला स्र। तो ये क्या है 4, ये 4 क्या हैं ये संयुक्त व्यंजन है।
आगे 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें कहते हैं वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन। तो आपको ये पता है कि जब जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके सामने यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? जब वायु का प्रवाह रुक के लगे, जब बिना किसी अवरोध के निकले वायु का प्रवाह, तो वहाँ पे क्या होता है? स्वर होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वायु का प्रवाह रुक कर निकलता है, घर्षण के साथ निकलता है, तो वर्ण है, अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है। 4 ऑप्शन में कौन सा है? तो सही ऑप्शन है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। क्योंकि वायु का प्रवाह रुक कर निकले तो व्यंजन, और बिना रुक के निकले तो स्वर। आगे है छत्रंग्या वाला छ आ गया। कैसा व्यंजन है? स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है, संयुक्त है। तभी हमने बताया था ये कैसा है? ये संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो छत्रंग्या, तो छ से छत्री वाला छ जो आपके सामने लिखा हुआ है, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, और श्रीमान वाला स्रा, ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कहीं मिल जाए तो आप सीधे संयुक्त व्यंजन में टिक मारिएगा। अगर वीडियो नहीं देखा है वर्णमाला वाला तो ज़रूर देखिए, आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते। ध्यान रखिएगा, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह, अनुतान, अल्पप्राण, महाप्राण। तो वो क्या है? अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने कहा कि ये स्वर के बाद आते हैं लेकिन बिना उसकी सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अंग, ठीक है, आया ना, ग आता है, अह, हा आता है, तो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए नहीं बोले जा सकते, इसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन, सही उत्तर आपको पता है कि कितने होते हैं? 4। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4। ठीक है, वायु घर्षण के साथ निकलती है ना, ऐसे कहते हैं। ऊष, अंतस्थ, यारा, लावा और शाखा, साहा, ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। तो यारा, लावा क्या है? अंतस्थ है। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। जबकि ऊष्म वर्ण क्या है? शाखा, साहा। आगे है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। अ, ई, उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में पूछे कि ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। आगे ठीक है, अगला प्रश्न है 21वां। एक या एक से अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है। जब एक या एक से अनेक अक्षरों के मेल से सार्थक इकाई बनती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, क्योंकि वाक्य कैसे है? शब्दों से बनता है। और अक्षर किससे है? ध्वनियों के मेल से बनता है। वर्ण क्या है? वह जो है न्यूनतम जो है इकाई जिसका खंड ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही उत्तर समझ गए कि एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को कहते हैं बलाघात, अनुतान, संगम, महाप्राण। बलाघात, अनुतान, संगम, महाप्राण। तो क्या कहेंगे? उच्चारण करते समय जब 2 शब्दों के बीच विराम जो है देने को कहते हैं संगम। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी जंक्चर बोलते हैं इसको, ये अंग्रेजी में जब 2 शब्द ऐसे होते हैं जिनको साथ साथ बोला जाता है तो जो विराम देते हैं, कभी कभी विराम आपने लंबा दे दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संगम कहते हैं। अगला है वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। तो क्या कहेंगे? उसे अक्षर कहेंगे। वह ध्वनि है या ध्वनि का समूह है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि का वो जो न्यूनतम इकाई जिसका खंड ना किया जा सके उसे ध्वनि या क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन ध्वनि समूह मिलके क्या बनता है? अक्षर बनता है। क्या बनता है? अक्षर बनता है। तो वही कह रहा है कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न आपके सामने। का कैसा व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत। तो कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं?
25। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। ऊष्म कितने होते हैं? 4। अवागत वे विदेशी भाषा के वर्ण या व्यंजन जो अपनी भाषा में आए हैं उसे हम क्या कहते हैं? आगत। जैसे अंग्रेजी भाषा से आया है अ ना, कैसे बोलते हैं? हॉस्पिटल, नॉलेज, कॉलेज। जब बोलते हैं तो आप चांद लगाते हैं क के ऊपर, ना के ऊपर, हा के ऊपर, तो वो क्या है? विदेशी भाषा का शब्द है जो हिंदी में आया है और हिंदी ने उसे अपना लिया। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं के शब्दों को, वर्णों को बहुत प्रेम से अपना लेती है और अपने गागर में सागर भर लेती है। तो का कैसा व्यंजन है? का कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। इतनी सारी बातों के बाद आप समझ गए होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। वर्ण से, वर्णों के समूह से या वर्ण से क्या बनता है? अक्षर। अक्षरों से क्या बनता है? शब्द। शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। आगे ई कैसा स्वर है? बड़ी ई लिखा है, कैसा स्वर है? ह्रस्व है, लघु है, दीर्घ है, उच्च है? अपने आप जान लाएंगे कि कैसा है? दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न आपके सामने है। वर्णों के उच्चारण में होने वाले यतन को क्या कहते हैं? ना, यतन नहीं, यत्न होता है। यत्न यानी प्रयास ना। तो वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? घोष, अघोष, प्रयत्न, सघोष। तो क्या कहेंगे इसे? प्रयत्न कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रयत्न कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टा व्यंजन का उच्चारण है महाप्राण, प्रयाग, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण हमने क्या बताया कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। तो टा क्या होगा? ट, ठ। ट कम मात्रा निकली, अल्प प्राण। ज़्यादा मात्रा निकलती ठा में। ठा क्या है? महाप्राण। तो यहाँ पे टा क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। क्या हो गया? अल्प प्राण। आगे ऊ कैसा स्वर है? क्या है? ऊ कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है, उच्च स्वर है। हमने बताया कि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, उ, री। आ, उ, ई, आ, ई, उ और री, ये 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। तो ऊ कैसा स्वर हुआ? ह्रस्व स्वर, यानी छोटा स्वर हुआ। ठीक है। तो कितने होते हैं ह्रस्व स्वर? 4। परीक्षा में पूछेगा ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? बिना देखे आप लगाएंगे टिक किस पे? 4 वाले पे। किस पे? 4 वाले पे। शा कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। स्पर्श हमने कहा 25 होते हैं, कचट, टप। अंतस्थ क्या होते हैं? 4, यारा, लावा। और ऊष्म क्या होते हैं? शाखा, शाहा। तो क्या हो गया? ये ऊष्म उत्तर हो गया आपका। और संयुक्त भी कितने होते हैं? 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। च वर्ग का व्यंजन है च, छ, ज, झ। यहाँ तो झा दिख रहा है, भा, झा, घा, शा। क्या दिख रहा है? झा दिख रहा है। तो च वर्ग का व्यंजन है झा। कूल में मात्रा है ना, ऐसा आसान शब्द भी मिल जाता है। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो कूल में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो कूल में क्या मात्रा है? बड़ा ऊ। ठीक है। अगला है बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो देखिए बुलाना में कितने अक्षर लिखे हैं? बू 1 अक्षर हो गया, ला 1, 2 अक्षर हो गया, ना क्या हो गया? 3 अक्षर हो गया। देखिए वर्ण कहता तो बात बदल जाती, फिर बा लगाते हैं, ऊ की मात्रा लगाते हैं, ला लगाते हैं, आ की मात्रा लगाते हैं, ना लगाते हैं, आ की मात्रा लगाते हैं। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? ये अक्षर पूछ रहा है। तो कितने अक्षर हैं? कुल 3 अक्षर हैं। कितने हैं? 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दा का उच्चारण स्थान है। दा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप देखिए कंठ क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ होते हैं। क्या होते हैं? कंठ होते हैं। और तालव्य यानी तालु वाले क्या होते हैं? च, छ, ज, झ, यहाँ, ये तालु वाले होते हैं। तालव्य। मूर्धा क्या होते हैं? ट, ठ, ड, ढ। मूर्धा टकराती है, मूर्धा होते ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। उसके बाद क्या होते हैं? होस्ट क्या होते हैं? प, फ, ब, भ, म। वो दंत कितने होते हैं? 5, त, थ, द, ध, ना। तो ये क्या है? दंत का उदाहरण है। किसका? दंत का यानी दांत का उदाहरण है। तो आपको ये 5 वर्ग पता होने चाहिए कि कंठ से कौन सा निकलता है, तालव्य कौन सा, उसके बाद दांत से कौन सा, उसके बाद होस्ट से कौन सा और मूर्धा से कौन सा। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे ड का उच्चारण स्थान क्या है? फिर आ गया अगला प्रश्न। ड का उच्चारण स्थान अभी बताया था कि मूर्धा वाले क्या है? ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो ये मूर्धा का स्थान है। तो तालु, कंठ, मूर्धा, दांत में मूर्धा क्या है आपका? तीसरा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। अगला है स्रा कैसा व्यंजन है? अंतस्थ है, संयुक्त है, ऊष्म है, नासिक है? तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, बहुत बार बताया अभी। कैसा है? संयुक्त है। क्या है? संयुक्त है। श्री वाला स्रा कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट वर्ग क्या व्यंजन क्या है?
तो घ है, झा है, ढा है, धा है, टाठा डाठा अड़ा, तो आपको पता है ढा हो गया टा वर्ग व्यंजन का उदाहरण। अगला है 38, ता वर्ग का व्यंजन है, ता वर्ग का पता है खा है, छा है, दा है, या है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, ता था दा था ना, तो दा है ता वर्ग का व्यंजन का उदाहरण। ठीक है, दांत से उच्चारित होता है, तो हम बताए थे अभी भी घा होता है, झा होता है, ता होता है, अड़ा होता है, तो ये ता वर्ग का कचट तप में ता वर्ग का जितने भी व्यंजन होते हैं किससे उच्चारित होते हैं? दांत से, त थ द ध ना, तो ये दांत से उच्चारित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40, तालू से उच्चारित होने वाले, तालू ठीक है हमारी जीवा ऊपरी जो हमारा लेयर है मुंह का दांत के बाद वाला उस पर स्पर्श करती, तो वहाँ पे क्या होता है? तालव्य ना, जा गा दा था किस पे होता है? तो अगर आप देखिए तालव्य तालु से उच्चारित क्या होगा? तालु से उच्चारित होगा जा, क्या होता है? च छ जा झ इया, क्या होता है? च छ जा झ इया, तो जा क्या होगा? तालु से उच्चारित होगा। फा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, कंठ है, मूर्धा है, दांत है। ठीक है, तो पता है ओष्ठ क्या होगा? प फ ब भ म, तो ये क्या है? ओष्ठ का है, तो फा कैसा है उच्चारण स्थान? ओष्ठ है। आगे खा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दांत है, तो का खा गा घा अंगा कहाँ से होते हैं? कंठ से होते हैं। तो याद कर लीजिए, कंठ बोले तो का खा गा घा अंगा, तालव्य बोले तो या तालु बोले तो चा छा जा झा इया, उसके बाद ओष्ठ बोले तो प फ ब भ म, उसके बाद क्या? मूर्धा बोले तो टा ठा डा ढा अड़ा, और क्या बचा? कोई बचा और ना? तालु हो गया, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, दंत, दंत क्या है? ताथा दादा ना, ओष्ठ पाफा बाबा माँ, तो आपको ये याद होने चाहिए। अगला है कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1 2 3 4, तो कितने अक्षरों वाला शब्द है कमल? 3, कितने? 3 अक्षरों वाला शब्द है। आगे इया कैसा व्यंजन है? अंतस्थ है, संयुक्त है, ऊष्म है, नासिक है। तो जितने भी पंचम वर्ण वाले व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? नासिक के होता है। क्या होता है? नासिक। तो इया क्या है? पंचम वर्ण है, क्या होगा? नासिक के। आगे ढ किस वर्ग का व्यंजन है? का वर्ग का है, ता वर्ग है, पा वर्ग का है, टा वर्ग है। तो आपको पता है टा ठा डा ढा अड़ा, तो टा वर्ग का है। ठीक है, मूर्धा वाला है, क्या है? मूर्धा वाला है। ठीक है, याद हो जाएगा, बार बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। जा किस वर्ग का व्यंजन है? का वर्ग का वर्ग 2 बार दिया है। चा वर्ग का है, चा छा जा झा, चा वर्ग किसमें आता है? तालव्य में, तालु में, चा छा जा झा ये है, क्योंकि जीभ तालु को स्पर्श करती है। आगे है ऊष्म व्यंजन है, अड़ा बा शा रा, तो ऊष्म क्या है? 4 होते हैं, स ख स ह, तो ये षटकोण वाला सा क्या है? ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। आगे संयुक्त व्यंजन है, त्रा ला लड़ाई वाला ड़ा ढा और शा, उस षटकोण वाला शा, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन त्रा है, क्या है? त्रा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूर्धा से उच्चारित होता है, तो का होता है, झा होता है, ना होता है, ठा होता है। हमने बताया मूर्धा से क्या होता है? टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा, तो ये मूर्धा से होता है, तो ठा क्या है? मूर्धा से उच्चारित होगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। 50वां प्रश्न आपके सामने, भा किस वर्ग का व्यंजन है? का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, तो पा फा बा भा माँ, तो ये किसका है? फा वर्ग पा वर्ग का उदाहरण है। आगे दीन में मात्रा क्या है? छोटी, बड़ी, ओ औ, तो बड़ी ही मात्रा है। तो ये 51 प्रश्न थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ बहुत स्तरीय प्रश्न हैं, तो कुछ आसान से प्रश्न हैं। इनको आप अच्छे से एक बार देख लिए हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।